हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अपना जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स और फिजिक्स का है पेपर फर्स्ट। अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स के 3 पेपर हैं। फर्स्ट जो पेपर है वो है मैकेनिक्स और जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर है अपने पास मैथमेटिकल बैकग्राउंड। और अपने पास जो थर्ड पेपर है उस थर्ड पेपर का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपने पास 3 पेपर हैं और फर्स्ट जो पेपर है उसका नाम है मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी। सेकंड जो पेपर है उसका नाम है मैथमेटिकल बैकग्राउंड गणितीय पृष्ठभूमि और जो थर्ड पेपर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व है। तो अपन जो पेपर स्टार्ट करेंगे वो है अपना पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स यांत्रिकी और काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बेसिक है इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो अपना जो पेपर है मैकेनिक्स, जो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स जिसको अपन बोलते हैं यांत्रिकी, इसके अंदर अपन क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स को अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं यानी फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो अपन बात करें तो एक तो देखो 1900 से पहले की जो फिजिक्स है अप टू 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स यानी पुरानी फिजिक्स चिरसमत भौतिकी। और आफ्टर 1900 के बाद की जो फिजिक्स है उसको अपन बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी या जिसका दूसरा नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो अपन फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए अपन इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसके डिस्कस करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का उसके बारे में अपन डिस्कस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करें एक साइड अप टू 1900, एक है 1900 से पहले और एक अपन बात करें आफ्टर 1900 यानी 1900 के बाद में। जो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के अंदर 1900 से पहले हुए हैं उनको अपन बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स। इसकी जो पहले ब्रांच बनाई गई थी इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और 1900 या 1900 के बाद में कोई भी प्रैक्टिकल हुआ अपने फिजिक्स में उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। तो यहाँ अपन पहले बात कर लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स कहाँ फेल हुई कि अपने को मॉडर्न फिजिक्स की है वो ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लासिकल फिजिक्स में अपने पास कुछ ब्रांच थी और जिसमें अपने पास 3 इम्पोर्टेंट ब्रांच थी। फर्स्ट जो ब्रांच थी वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको अपन बोलते हैं चिरसमत यांत्रिकी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट ब्रांच थी अपने पास उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्ड जो ब्रांच है अपने पास उसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म
तो देर आर 3 इम्पोर्टेंट ब्रांचेस इन क्लासिकल फिजिक्स। अपन क्या कर रहे हैं कि सन 1900 से पहले, एक साइड अपन बात कर रहे हैं 1900 के बाद की। तो 1900 से पहले जो फिजिक्स थी उसको बोलते थे क्लासिकल फिजिक्स, चिरसमत यांत्रिकी या चिरसमत भौतिकी। उसमें 3 पार्ट मेनली थे अपने, क्लासिकल मैकेनिक्स, चिरसमत यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। अब देखो कि जैसे जैसे फिजिक्स है वो डेवलप होती गई, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस फिजिक्स के बारे में और जानने की इच्छा की। तो पहले क्या था कि 1900 से पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट था वो इन तीनों से पॉसिबल था। क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से आप कर सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से आप कर सकते हो। अब बात आई कि देयर आर 2 डोमेन्स, 2 अपने पास ऐसे ये मान लो बैरियर थे या अवरोध थे जहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स है वो फेल हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, देयर आर 2 डोमेन्स वेयर क्लासिकल फिजिक्स, जो पुरानी फिजिक्स है, टू फेल्स। यानी यहाँ अपने पास 2 डोमेन हैं, डोमेन का मतलब 2 अपने पास दीवारें हैं जहाँ पर क्लासिकल जो फिजिक्स है वो फेल होती है। तो वो 2 डोमेन कौन से हैं? सबसे पहला जो डोमेन है, एक तो ऐसे पार्टिकल जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। यानी अपन ये बात कर सकते हैं कि यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं अपने पास जो प्रकाश के वेग के बराबर गति करते हैं। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस वेग से या उस वेग के नज़दीक कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो उस मोशन को क्लासिकल फिजिक्स की जो 3 ब्रांच थी उनमें से कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो उस मोशन को एक्सप्लेन कर सके, यानी उस गति की व्याख्या कर सके। तो फर्स्ट जो डोमेन था ये अपने पास था when the velocity of the particles is very high, और कितनी हाई? अबाउट या नियरली अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कोई भी पार्टिकल यानी कोई भी कण का वेग यदि प्रकाश के वेग के बराबर है तो वहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स है वो फेल हो जाती है। यानी क्लासिकल फिजिक्स का कोई भी रूल है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। और दूसरा जो डोमेन है अपने पास, दूसरा जो इम्पोर्टेंट डोमेन है वो है एटॉमिक रियलम, परमाणु के बारे में। यानी एक परमाणु की सही व्याख्या नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना है 1900 से पहले की जो फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स, उसको अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया और 3 पार्ट में जो भी अपने को प्रैक्टिकल करना होता था 1900 से पहले वो इन 3 पार्ट की हेल्प से आप कर सकते थे। लेकिन यहाँ 2 इम्पोर्टेंट ऐसे डोमेन हुए जहाँ पर क्लासिकल जो फिजिक्स है वो फेल हो गई। पहला तो कहाँ हुई कि वे कण जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है उनकी व्याख्या चिरसमत भौतिकी नहीं कर सकती। यानी इन तीनों में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जो इसकी व्याख्या कर सके। दूसरा एटॉमिक रियलम। एटॉमिक रियलम का मतलब परमाणु जो मॉडल अपन पढ़ते हैं, परमाणु मॉडल पढ़ते हैं अपन, डोल्टन का, थॉमसन का, रदरफोर्ड का है, नील्स बोर साहब का है। इन परमाणु मॉडल की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पाई क्लासिकल फिजिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वे कण जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है उनकी व्याख्या करने के लिए तो अपने पास बना कौन? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके लिए एक पेपर का जन्म हुआ जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत।
जो अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने दिया था। परमाणु मॉडल के बारे में जो जानकारी दी थी, इसलिए इसका जन्म हुआ, इसकी व्याख्या करने के लिए जन्म हुआ मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा नाम है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक रियलम को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडर्न फिजिक्स, और जिन कणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है उनको दूर करने के लिए क्या बनी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब अपन बात कर लेते हैं, ये तो देखो क्लासिकल फिजिक्स इन दो चीज़ों के ऊपर फेल हो गई। एक तो उन कणों की व्याख्या नहीं कर सकी जिनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर था, तो उनकी व्याख्या करने के लिए कौन बनी, आपेक्षिकता का सिद्धांत। एक परमाणु मॉडल को नहीं समझा पाया, परमाणु मॉडल को नहीं समझा पाया, इसकी व्याख्या करने के लिए कौन बनी, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो अपन बात करें एग्जैक्ट डेट की, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आधुनिक जो भौतिकी है। अपन बात करें कि एग्जैक्ट डेट की, तो मैं एक डेट आपको बताता हूँ, 14 दिसंबर 1900। बात है 14 दिसंबर 19। यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए मैक्स प्लांक। 14 दिसंबर 1900 की बात है, एक साइंटिस्ट है मैक्स प्लांक। ये जो डेट है 14 दिसंबर 1900, और मैक्स प्लांक ने 14 दिसंबर 1900 को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया जिससे जो क्लासिकल फिजिक्स के जो भी प्रैक्टिकल फेल हुए हैं उनको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यानी आप ये बोल सकते हो कि मॉडर्न जो फिजिक्स है उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एग्जैक्ट की बात करें तो 14 दिसंबर 1900। तो 14 दिसंबर 1900 से अपनी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक जो भौतिकी आज के टाइम में जो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसकी शुरुआत कब हुई, 14 दिसंबर 1900। और उनके जनक किसको माने जाते हैं, मैक्स प्लांक सर को। और उन्होंने डियर स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला दिया अपने को, और इन्होंने एक टॉपिक भी दिया अपने को जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। और इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक फॉर्मूला दिया E = h², यानी किसी भी फोटोन की जो ऊर्जा है वो h² के बराबर होती है। दिस इज फर्स्ट सिंबल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आप ये बोल सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत 14 दिसंबर 1900 को, और इनके जनक माने जाते हैं मैक्स प्लांक सर को। और इन्होंने एक टॉपिक दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब एक ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर गिरने वाली सभी प्रकाश किरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, या वो वस्तु है वो प्रत्येक प्रकाश किरण या विकिरण को उत्सर्जित यानी एमिट भी कर सकती है। इसके बारे में अपन एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, मैक्स प्लांक सर ने जो फॉर्मूला दिया था E = h², ये फॉर्मूला मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट सिंबल था। आप ये बोल सकते हो कि आधुनिक भौतिकी का प्रथम जो सूत्र है, फॉर्मूला जो है वो है E = h², जहाँ पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, विच है वैल्यू 6.64 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए। उसके बाद में बात आती है 1905 में, और 1905 के अंदर एक टॉपिक और निकल के आया अपने पास, और उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो 12th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये किसने दिया था, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये अपने को दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये क्या है कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं।
इस उन इलेक्ट्रॉनों को तो वो अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये जो घटना है इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब मॉडर्न फिजिक्स में पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो तो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया था। दूसरा 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, अब ये देखो दोनों जो टॉपिक हैं इनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल जो फिजिक्स है वो पूर्णतः फेल है, ध्यान रखना, इनको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको पता है कि मैक्स प्लांक सर का जो फॉर्मूला है E = उसका यूज़ किया गया है, आपने अच्छे से 12th में पढ़ा हो तो मैक्स प्लांक जो सर का फॉर्मूला है उसका यूज करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी थ्योरी दी अपने। तो इस चीज़ की गारंटी और बढ़ जाती है कि मैक्स प्लांक सर का जो फॉर्मूला है वो सही है, क्योंकि खुद ने उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन सर ने एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रत्येक फॉर्मूले को अब जब अपना किसी भी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसकी गारंटी है वो बढ़ जाती है। देखो उसके बाद में बात आती है 1913 की, और 1913 में आया एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो अपने को दिया था नील्स बोर साहब ने, नील्स बोहर। अब देखो एटॉमिक मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमाणु के जो मॉडल थे वो बोर साहब से पहले 3 मॉडल थे। सबसे पहला था परमाणु का डाल्टन मॉडल, और फिर था थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसके बाद में था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु जो मॉडल है वो आप जानते हो कि उसमें काफ़ी कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया किसने? नील्स बोर साहब ने। और नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो मॉडर्न फिजिक्स का था, और रदरफोर्ड द्वारा जो दिया गया था, इससे पहले जो 3 थे थॉमसन का, डाल्टन का और रदरफोर्ड का, वो थे क्लासिकल फिजिक्स के। तो वो एटॉमिक मॉडल जो परमाणु के जो मॉडल है उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए नील्स बोर साहब ने 1913 के अंदर अपने को एक एटॉमिक मॉडल दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं 1921 की। 1921 में एक साइंटिस्ट आए हैं A.H. कॉम्पटन। A.H. कॉम्पटन, या अपने बात कर लेते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेरिमेंट आया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेविसन जर्मर प्रयोग जो 12th में आपने पढ़ा है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में अपन क्या देखते हैं कि एक्सरे जो है, एक्स जो किरणें हैं, देखो इससे पहले एक प्रयोग हुआ था डी ब्रोगली परिकल्पना, और डी ब्रोगली सर ने क्या बताया था कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ में एक वेव होती है। और डी ब्रोगली की बात जो बताई थी उन्होंने कि कोई भी पार्टिकल दुनिया का यदि गति करेगा तो उसके साथ में जो वेव है उसका प्रायोगिक सत्यापन जो किया था वो किया था डेविसन जर्मर ने। यानी अपने ये बोल सकते हैं कि डेविसन जर्मर जो प्रयोग है वो डी ब्रोगली जो परिकल्पना है उसकी प्रायोगिक पुष्टि करता है, एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ है उसको देता है। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मैक्स प्लांक सर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन सर, और ये जो एटॉमिक मॉडल है नील्स बोर साहब, ये तीनों क्या करते हैं? ये कहते हैं कि वेव के साथ में हमेशा पार्टिकल होता है। यानी आप ये बोल सकते हो मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर साहब के एक्सपेरिमेंट से कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ ए वेव कैरेक्टर, यानी प्रत्येक गतिशील कण क्या रखता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि एवरी वेव हैज़ ए पार्टिकल कैरेक्टर। यानी ये तीन जो है ना, मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन और नील्स बोर साहब, ये तो ये कहते हैं कि कोई भी वेव जो है उस वेव के साथ में हमेशा एक पार्टिकल रहेगा, यानी एवरी वेव हैज़ ए पार्टिकल नेचर। उसके बाद में डेविसन जो जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो इस चीज़ की गारंटी करता है कि यदि वेव के साथ में पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल के साथ में भी वेव होगी।
तो इन तीनों को छोड़ के जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो इस चीज़ को प्रूव करता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल, क्या कहता है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव कैरेक्टर, यानी प्रत्येक गतिशील कण क्या रखता है कि तरंग रखता है। ये तीन तो क्या थे कि तरंग है वो कण रखती है, पार्टिकल रखती है, और ये क्या कहता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट कि एवरी मूविंग पार्टिकल है एज ए वेव कैरेक्टर, यानी पार्टिकल वेव रखता है। तो आप पढ़ते हो कि जहाँ वेव होगी वहाँ पार्टिकल के पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, और जहाँ पार्टिकल होगा वहाँ वेव के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद में काफ़ी सारे अपने एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे बात करें 1927 की, तो 1927 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट की अपन बात करें तो वो था इरविन श्रोडिंगर ने दिया था, इरविन श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर साहब ने दिया। इनसे पहले की बात करें 1925 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। ये चीज़ें थी पैरेलल। अब ये देखो इरविन श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, इन दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही था कि क्या फाइंड आउट करना है अपने को, लेकिन दोनों का मेथड अलग अलग था। हाइजेनबर्ग ने जो फिजिक्स बनाई है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स फिजिक्स, और इरविन श्रोडिंगर साहब ने जो फिजिक्स बनाई है उसको बोलते हैं वेव फिजिक्स, और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फिजिक्स। तो ये कुल मिला के जो मॉडर्न फिजिक्स है ये 1900 से लेकर 1927 के, यानी मोस्टली 25 ईयर का जो टाइम पीरियड है उसमें ये अपने को अब तक पता चला कि प्रत्येक तरंग जो है वो कण रखती है, और प्रत्येक मूविंग पार्टिकल है वो क्या रखती है, तरंग रखती है। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका जन्म हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखिएगा। अपन जो पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर वो अपना है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पेपर फर्स्ट है अपना, तो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स। अपना जो पेपर होगा वो होगा क्लासिकल फिजिक्स। तो उससे पहले आपको ये थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा कि फिजिक्स है उसकी डिमांड है वो किस प्रकार से हुई, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का वो किस प्रकार से है, और क्लासिकल फिजिक्स को अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। 3 पेपर है आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट में। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, और देखो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। तो मॉडर्न फिजिक्स के बारे में जानने से पहले आपको क्लासिकल फिजिक्स में से होकर गुजरना पड़ेगा। जो क्लासिकल फिजिक्स जब अपनी जहाँ फैल हो जाती है तो वहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का जन्म होता है।